तो आज हम ईवीएस श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण टॉपिक इकोसिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है एनवायरनमेंट में। लगभग 4 सवाल हर साल पूछे जाते हैं इसमें। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। ये है पहला पॉइंट, यहाँ से शुरू करते हैं, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो इसका मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम जैसे ये एक घास का मैदान है मान लो, इसमें ये अटैच्ड एक तालाब है, इसमें कुछ पेड़ पौधे हैं, एक खरगोश है, हिरन है, एक इंसान भी है, फिर यहाँ पे ये सनलाइट आ रही है। तो ये सारा जो सिस्टम मिलके जो निर्माण कर रहा है, इस पूरे सिस्टम को एक साथ हम कहेंगे इकोसिस्टम। और इकोलॉजी ये सारी चीज़ें, जैसे ये खरगोश है, हिरन है, इंसान है, पेड़ पौधे हैं, ये तालाब है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे पर किस तरीके से जुड़ी हुई हैं और किस तरीके से डिपेंड है, मतलब एक दूसरे के जीवन में क्या रोल प्ले करती हैं, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा अंतर। और इसके बाद हम ये पॉइंट देखते हैं, कुछ फैक्ट हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने किया था और इकोसिस्टम का सबसे पहले प्रयोग किया था एजी टांसले ने। ये सवाल पूछा जा चुका है और ये पूछा जा सकता है, इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं दोनों। और इसके बाद ये एक फैक्ट शामिल किया है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ही मैंने अभी घास का मैदान जो देखा था, तो ये एक इकोसिस्टम है, लेकिन ये चेंज हो सकता है। मान लो अगर यहाँ पे बारिश कम हो तो यहाँ पे सूखा पड़ जाएगा और जो जीव है वो यहाँ से चले जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे। तो एक रेतीला इलाका बन सकता है टाइम के साथ साथ। और दूसरी कंडीशन में हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे ये घास का मैदान है, यहाँ पे बारिश हो रही है प्रॉपर, इसकी मिट्टी भी उपजाऊ है, सब कुछ चीज़ें हैं, तो इसमें कुछ वृक्ष उगने स्टार्ट होंगे, फिर बड़े वृक्ष। इस तरीके से ये धीरे-धीरे एक जंगल में परिवर्तित हो जाएगा। फिर यहाँ पे बड़े जानवर आएँगे और सारी चीज़ें, तो ये एक घास के मैदान से जंगल में भी परिवर्तित हो सकता है। तो इस तरह से घास का मैदान एक स्थायी इकोसिस्टम नहीं है, लेकिन जो ओशियन है वो एक स्थायी इकोसिस्टम है। ये जल्दी से परिवर्तित नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ओशियन सूख के रेगिस्तान बन जाए, ये कैसे संभव है? अथाह मतलब जल है उसमें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। और अगला है ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो हमारी पृथ्वी की सतह पर मतलब पृथ्वी के लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा? सूर्य। इसको ऐसे समझ सकते हैं, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? हरे पेड़ पौधे, जिसको हम उत्पादक बोलते हैं, जैसे घास है या फिर कोई वृक्ष है, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। और इनको एनर्जी डायरेक्ट सूरज से मिलती है, क्योंकि ये अपना भोजन सूरज के प्रकाश के माध्यम से बनाते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो पृथ्वी पर है वो सूर्य है, क्योंकि सूर्य से एनर्जी प्राप्त करके हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे और फिर इनकी सहायता से सारे जीव को मतलब संपूर्ण जीव जगत को भोजन प्राप्त होगा। जो शाकाहारी हैं वो डायरेक्ट इसको कंज्यूम करेंगे और जो मांसाहारी हैं वो शाकाहारियों को खाएंगे। तो इस तरह से पूरा सिस्टम चलेगा। तो यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। उसके साथ ही अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो यहाँ हम तीनों को देखते हैं। ये जैसे सूर्य का प्रकाश है, इससे हरे पेड़ पौधों ने भोजन बनाया, तो ये उत्पादक कहलाएंगे, क्योंकि उनको किसी और चीज़ की, किसी और जीव की ज़रूरत नहीं पड़ रही है भोजन बनाने के लिए, किसी भी जैविक तत्व की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जैविक तत्व पर डिपेंड नहीं है ये अपने भोजन के लिए। ये अजैविक तत्वों का इस्तेमाल करके खाना बना रहे हैं, जैसे सूरज का प्रकाश है, मिट्टी है, इन सारी चीज़ों का, पानी है, तो ये उत्पादक कहलाएंगे। उसके बाद ये उपभोक्ता, जो उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे जो शाकाहारी हैं वो घास वगैरह खाएंगे, जैसे खरगोश है, हिरन है, और इंसान भी सब्जियां हैं, अनाज हैं, ये हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करेंगे। और फिर उसके बाद जो द्वितीयक उपभोक्ता होंगे वो शाकाहारियों को खाएंगे, मतलब द्वितीयक उपभोक्ता जो मांसाहारी जीव हैं वो। और फिर तीसरे नंबर पर अपघटक आते हैं, मतलब जब कोई पौधा है
या फिर कोई जीव है जो मृत हो जाएगा, उसके बाद अपघटक इसको डिकम्पोज़ करके मिट्टी में मिला देंगे और इस तरीके से वो जीव समाप्त हो जाएगा। तो हम अपघटक को प्रकृति का सफाई कर्मी भी बोलते हैं, क्योंकि मतलब जो पदार्थ होते हैं उनको ख़त्म करते हैं। इसको बोलते हैं प्रकृति का सफाई कर्मी और फिर ये डिकम्पोज़ करके उसको मिट्टी में मिला देते हैं। तो अब हमारा अगला पॉइंट होगा पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। मतलब अभी हमने जो घास के मैदान के एग्ज़ाम्पल से इकोसिस्टम पढ़ा था, हम उसके घटक पढ़ेंगे। जैसे उसमें तालाब था, घास थी, एक पौधा था, खरगोश थे, हिरन थे, इंसान थे, सूरज का प्रकाश था। तो इनको हम मतलब इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, 2 घटकों में। एक होगा जैविक घटक और दूसरा होगा अजैविक घटक। तो अब हम इसको एक-एक करके समझते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक क्या होते हैं। जैविक घटक जीवित तत्व होते हैं और जीवित तत्व में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों आ जाएंगे। जीवित तत्व का मतलब है कि जैसे ये टाइम के साथ-साथ ना वृद्धि करेंगे, मतलब टाइम के साथ-साथ इनमें वृद्धि होगी। अब वृद्धि चाहे इनके आकार में हो या फिर इनकी संख्या में हो, नंबर में भी हो सकती है और इनके साइज़ में भी वृद्धि हो सकती है। अब साइज़ का मतलब ये नहीं है कि कितने मतलब हमेशा बढ़ती ही रहेंगी। जैसे एक लिमिट है, एक खरगोश का आकार जितना होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो शुरू से इतना ही बड़ा होता है। पहले छोटा होता होगा फिर बाद में बड़ा, जैसे इंसान भी। तो ये टाइम के साथ वृद्धि भी करते हैं और उनकी संख्या में भी वृद्धि होती है। तो ये जीवित घटक मतलब जैविक घटक कहलाते हैं। और उसके बाद ये दूसरा अजैविक घटक। अजैविक घटक निर्जीव तत्व होते हैं। जैसे तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गई। मतलब ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे ना, ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब प्रकाश है सूर्य से अभी इतना आ रहा है, फिर बढ़ जाएगा, कुछ भी जितना आ रहा है उतना ही आएगा। तो इस तरीके से जो निर्जीव तत्व हैं वो अजैविक घटक कहलाएँगे। जैसे पहाड़ हो गए, कोई रिवर हो गई, इस तरह से। ये सारी चीज़ें अजैविक तत्व हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट इनके एग्ज़ाम्पल से बन सकता है। जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल दिए जाएँ, जैसे ताप, प्रकाश ये दे दिया जाए, इधर से पेड़-पौधे दे दिए जाएँ और पूछ लिया जाए कि कौन-सा जैविक घटक है, कौन-सा अजैविक घटक है। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं यहाँ से। थोड़ा टफ़ टॉपिक है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पारिस्थितिक पिरामिड। तो हम एक-एक चीज़ को समझने वाले हैं इसमें। सबसे पहले खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि जैसे ये घास है उत्पादक, फिर इसको खाएगा एक टिड्डा, फिर इसको खाएगा एक मेंढक। ये टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता होगा, ये द्वितीयक उपभोक्ता होगा क्योंकि ये इसको खा रहा है। फिर उसके बाद ये साँप आएगा, इसको तृतीयक उपभोक्ता बोलेंगे, ये मेंढक को खाएगा। उसके बाद बाज, ये शीर्ष उपभोक्ता होगा और फिर इसको मरने के बाद अपघटक इसको डिकम्पोज़ करेंगे और ये सोइल में मिल जाएगा। तो इस तरह से ये शीर्ष उपभोक्ता हुआ, ये उत्पादक हुआ और बीच के ये मीडियम तीनों उपभोक्ता हुए। तो ये खाद्य श्रृंखला जैसी बना रहे हैं ना, ये इस तरह से। तो इसको हम खाद्य श्रृंखला कहेंगे। और अगला है खाद्य जाल। इसको हम आगे चित्र के माध्यम से देखेंगे, दोनों को आसानी से समझ आएगा। खाद्य जाल। प्रकृति में जब कई खाद्य श्रृंखलाएँ आपस में जुड़ती हैं तो खाद्य जाल बनता है इस तरह से। जैसे ये घास है या फिर पौधा है, इसको ज़रूरी थोड़ी टिड्डा खाए, इसको खरगोश भी तो खा सकता है और टिड्डे को मेंढक खा सकता है। मेंढक को ज़रूरी थोड़ी साँप ही खाए, उसको बाज डायरेक्ट भी तो खा सकता है। तो इस तरह से कई सारी खाद्य श्रृंखलाएँ मिलके एक खाद्य जाल बनाती हैं और प्रकृति में रियल में तो खाद्य जाल ही पाए जाते हैं, खाद्य श्रृंखलाएँ नहीं। ये बस समझने के लिए बताया गया है। जैसे ये चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये उत्पादक, इसको टिड्डा ने इस घास को खाया, मेंढक ने इसको खाया, स्नेक ने इसको और फिर ये बाज इसको खाएगा और फाइनली ये सॉइल में मिल जाएगा बाज डिकम्पोज़ होके। इस चित्र में दोनों को कंपेयर करके दिखाया हुआ है, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला को। खाद्य श्रृंखला बस समझने के लिए है, एक सिंपली कि एक जीव दूसरे पे कैसे डिपेंड है और खाद्य जाल सारी श्रृंखलाएँ जब बहुत सारी मिल जाएँ तब उसको बोलते हैं। उसके बाद ये अगला है पारिस्थितिक पिरामिड।
इसमें सबसे पहले हम ये वाला समझते हैं, फिर ये समझेंगे, तब समझ आएगा वो ज़्यादा आसानी से। ऊर्जा प्रवाह और लिंडमैन का नियम। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ऊर्जा प्रवाह का नियम किसने दिया, तो ये नाम ही इम्पोर्टेंट है एक तो। फिर है ऊर्जा का प्रवाह हमेशा ऊपर की ओर और एक दिशीय होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे उत्पादक जो घास है, इसको अगर खरगोश ने खाया तो इसको एनर्जी मिली खरगोश को। फिर उसको अगर किसी मान लो भेड़िए ने खाया तो उसको एनर्जी मिली इससे। अब ये एनर्जी यहाँ से शुरू हुई और इस तरीके से चल रही है ना। अब ये वापस रिवर्स तो नहीं हो सकती ना कि खरगोश से वापस घास को एनर्जी मिल जाए या फिर भेड़िए से वापस खरगोश को एनर्जी मिल जाए। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा ऊपर की ओर होता है और एक दिशीय होता है। तो पहली लाइन का मतलब तो ये हो गया, एक दिशीय होता है। दूसरा है कि हर स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही पहुँचती है। इसका मतलब क्या है? इसको हम इससे समझ सकते हैं कि जैसे पौधा है, उसके पास मान लो 1000 जूल ऊर्जा है। अब 1000 का 10% कितना हुआ? 100। इस तरह से ये 100 जूल एनर्जी। तो जब हिरन घास को खाएगा ना तो उसको ये 1000 जूल एनर्जी नहीं मिलेगी, उसको 100 जूल मिलेगी। 1000 का 10%। अब जब ये बाज तो नहीं खा सकता, मतलब मान लो यहाँ पे शेर है, ये गलत टाइप हो गया है। ये शेर है यहाँ मान लो। अभी शेर जब हिरन को खाएगा तो उसको उस 100 जूल का 10% मिलेगा। जो 100 जूल एनर्जी हिरन को मिली थी पौधे से, उसका 10%, तो 100 का 10% 10 जूल होगा। तो इस प्रकार एक स्तर से दूसरे स्तर पर सिर्फ 10% ही ऊर्जा पहुँचती है, 100% नहीं पहुँचती। तो ये कह सकते हैं कि जो श्रृंखला है उसमें जैसे-जैसे हम ऊपर की ओर जाएँगे, एनर्जी का मान कम होगा। तो ये दोनों पॉइंट समझाने की कोशिश की है मैंने, इम्पोर्टेंट भी है। इसको हम चित्र से देख सकते हैं, पिरामिड को। जैसे ये पिरामिड है, इसके फर्स्ट लेवल पर उत्पादक हैं, दूसरे पर शाकाहारी जानवर, तीसरे पर प्राथमिक उपभोक्ता और ये लास्ट पर होंगे शीर्ष उपभोक्ता। और किसी भी पिरामिड में नीचे से जब ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो 3 चीज़ों में परिवर्तन होगा और तीनों चीज़ों में कमी होगी। और वो 3 चीज़ें कौन-सी हैं? एक, जीवों की संख्या, नंबर। दूसरा है एनर्जी की मात्रा, ऊर्जा की मात्रा। और तीसरा है बायोमास, जैव भार। तो इसको नोट कर लेना है क्योंकि इतने सारे नोट्स बनाना वो बहुत लेंथी हो जाता, पढ़ नहीं पाते इसको। तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ इसको कि जब पिरामिड में नीचे से ऊपर की ओर जाएँगे तो तीनों चीज़ों में कमी होगी, चाहे वो जीवों की संख्या हो, ऊर्जा की मात्रा हो या फिर बायोमास हो। उसके बाद अगला है बायोमैग्निफिकेशन। इस पे सवाल बन चुका है, तो हम यहाँ पे देखेंगे बायोमैग्निफिकेशन क्या है। इसमें हम डीडीटी का एग्जाम्पल लेंगे जो कि एक कीटनाशक है। तो जैसे डीडीटी को हमने कीटनाशक के लिए मिट्टी मतलब उपयोग किया फसल में, मिट्टी में इसको हमने डाला, इसको फिर मिट्टी से ये पौधे में पहुँचेगा। तो ज़हर की मात्रा मिट्टी से पौधे में पहुँची, फिर पौधे को कोई शाकाहारी जीव खाएगा तो वो जीव में पहुँचेगा। फिर इस जीव को कोई और जीव खाएगा, जैसे अगर मांसाहारी मनुष्य है तो मनुष्य खा सकता है या फिर कोई बाज खा सकता है, इस तरीके से कुछ भी जो भी है। तो इस तरीके से जो कीटनाशक की मात्रा है, डीडीटी की मात्रा, वो पहले स्तर से अपने आखिरी स्तर तक कैसे ट्रांसफ़र हुई। तो इस घटना को हम बोलेंगे बायोमैग्निफिकेशन। इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं आगे। पहले हम इसका चित्र देखेंगे। जैसे ये पानी है, इसमें मरकरी हो मतलब जैसे जो परमाणु रिएक्टर हैं उनका पानी अगर डायरेक्ट किसी बड़े वाटर रिसोर्सेज़ में छोड़ दिया जाए, जैसे कोई नदी है या फिर कोई भी, तो उसमें मरकरी की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसको हम Hg से रिप्रेज़ेंट करते हैं। फिर इसमें कोई जो वनस्पति उगेगी, एल्गी है जैसे पानी में, उस एल्गी को कोई छोटा जीव खाएगा। फिर उसको कोई बड़ा जीव खाने वाला है, जैसे पानी में जो भी जैसे धरती पर सतह पर जीव होते हैं वैसे पानी में भी। फिर उन छोटे जीवों को छोटी मछली खाएगी, फिर इस छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी। और जब इसको मनुष्य खाएगा ना, तो जो Hg की मात्रा है मतलब मरकरी जो है, वो इस वाटर से डायरेक्ट इंसान के अंदर पहुँच गई।
तो इस जो घटना को हम ना बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन मतलब बायो मैग्नीफिकेशन की घटना कहते हैं और ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ये है बायो मैग्नीफिकेशन, यही है। अब यहाँ पे ये जीवों के पारस्परिक संबंध को पढ़ने से पहले हम बिल्कुल सेम टू सेम इसकी जैसी घटना एक और देखते हैं। जैसे ये इमेज में समझ सकते हैं बायो मैग्नीफिकेशन जो अभी समझाया मैंने। जैसे एक और एग्जांपल, घास में हमने कोई कीटनाशक डाला, उसको टिड्डे ने खाया, फिर टिड्डे को चिड़िया खाएगी और चिड़िया को बाज खाएगा, तो इससे जो कीटनाशक है बाज तक पहुँच गया इस तरीके से। तो इस घटना को हम बायो मैग्नीफिकेशन बोलेंगे। वहीं एक दूसरी और घटना है, इसको बोलते हैं बायो एक्युमुलेशन। इस पर अभी क्वेश्चन नहीं बना और ये बनने की पूरी संभावना है। जैसे एक मछली है, ये कुछ छोटी मछलियों को खाएगी, तो इसमें कुछ जहरीला पदार्थ जैसे मरकरी मतलब पानी में मरकरी हो सकती है, एक विषैला चीज़। तो उसने एक दिन मछली को खाया तो उसमें थोड़ा-सा मरकरी इकट्ठा हुआ, फिर अगले दिन ये और मछलियाँ खाएगी तो थोड़ी और मात्रा बढ़ेगी। फिर ऐसे ये अपनी पूरी ज़िंदगी में जितनी मछलियाँ खाएगी ना, उस हिसाब से हर मछली के द्वारा इसमें कुछ न कुछ कीटनाशक पहुँचता जाएगा और इस तरीके से इसमें सबसे ज़्यादा मतलब इकट्ठा बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाएगी। इसको हम बायो एक्युमुलेशन कहते हैं। तो एक स्तर से दूसरे स्तर में कीटनाशक का पहुँचना बायो मैग्नीफिकेशन और एक ही जीव में उसकी मात्रा का बढ़ना बायो एक्युमुलेशन है। ये बहुत थोड़ा टफ पॉइंट है, इसको रिपीट करके सुन लेना तो समझ आएगा। बाकी मैंने पूरी कोशिश की समझाने की। उसके बाद ये हमारा पॉइंट एक अगला था, छूटा हुआ था, मैंने चित्र की वजह से आगे बढ़ा दिया उसे। जीवों की पारस्परिक संबंध। इसमें डायरेक्ट इससे एग्ज़ाम्पल से सवाल पूछे जाते हैं, तो हम यहीं से समझने की शुरुआत करते हैं। जैसे पहला है सहजीविता, तो सहजीविता एक ऐसा संबंध है जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है। जैसे लाइकेन है, इसमें कवक होता है और शैवाल होता है। तो शैवाल जो है उसको भोजन प्राप्त करवाएगा और ये उसको आवास प्रदान करवाएगा, तो दोनों को एक दूसरे से लाभ है। तो ये पूछा जा सकता है कि लाइकेन किसका उदाहरण है? तो हम सहजीविता टिक करेंगे, उसमें ऑप्शन में सहजीविता दिया होगा, मतलब हो सकता है ये तीनों ही दिए हों, तो उसमें ये याद रखना है। अगला है सहभोजिता, इसमें क्या होता है कि एक को तो फ़ायदा होता है और दूसरे को ना कोई फ़ायदा होता है, ना ही कोई नुकसान। ये नीचे लिखा हुआ है शॉर्ट में, एक को लाभ और दूसरे पर कोई असर नहीं। जैसे इसका जो एग्ज़ाम्पल है, पेड़ पर ऑर्किड, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे जो वर्षा वन होते हैं ना, उन पर बहुत बड़े-बड़े, ऊँचे-ऊँचे पेड़ होते हैं। इतने और इतने सघन होते हैं कि धरती तक प्रकाश नहीं पहुँच सकता सूर्य का, वो इससे ही ढक जाता है। तो जो छोटे-छोटे पौधे हैं ना, मतलब जो ऑर्किड एक ऐसा छोटा पौधा होता है जो ज़मीन पे अगर उगेगा तो उसको प्रकाश नहीं पहुँचेगा। तो ये क्या करता है कि जो बड़े पौधे हैं ना, इनकी टहनियों पर उग जाता है। मतलब सूर्य प्रकाश तो डायरेक्ट ही सूरज से प्राप्त करेगा और अपना भोजन भी खुद बनाएगा। लेकिन ये इसको आधार चाहिए उगने के लिए, क्योंकि अगर ज़मीन पर उगा तो यहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचेगा और ये जीवित नहीं रह पाएगा। तो इस तरह से ये बड़े पौधों की शाखाओं पर उगता है। तो ये सहभोजिता वाला संबंध हो गया। इससे इस पेड़ को तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ, इस ऑर्किड के पौधे को फ़ायदा है। तो ये दूसरा एग्ज़ाम्पल था और ये एक तीसरा रिलेशन है परिजीविता। इसमें एक को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को नुकसान होता है। इसका एग्ज़ाम्पल हम अमरवेल से लेंगे। जैसे मान लो ये एक पौधा है और इस पर अमरवेल इस तरीके से मतलब जो उग जाती है इसके ऊपर, जैसे मनी प्लांट की तरह होती है, बेल की तरह होती है ये। तो ये अमरवेल क्या है ना कि ये खुद खाना नहीं बनाती है, ये इस पौधे पर डिपेंड होती है, मतलब इस पौधे से पोषक तत्व प्राप्त करेगी और धीरे-धीरे ये इस पौधे को ख़त्म कर देगी। तो इसमें इस पौधे को तो नुकसान हुआ क्योंकि वो ख़त्म हो गया और अमरवेल को फ़ायदा हो गया क्योंकि वो उसके सहारे जी रही थी। ऐसे ही हम मानव के संबंध में इस जू का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। तो वो भी धीरे-धीरे जो खून प्राप्त करता है और जो नुकसान पहुँचाता है, इससे इंसान को तो नुकसान होगा, उसको फ़ायदा होगा। तो यहाँ से भी डायरेक्ट इनके एग्ज़ाम्पल से सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। ये हमने अभी चित्र देखे थे, बायो मैग्नीफिकेशन और बायो एक्युमुलेशन। ये तो पॉइंट मेरे ख्याल से रिपीट हुआ है, तो इसको ऐसे ही देख सकते हैं। अगला है और आखिरी भी, जैव भू-रासायनिक चक्र। तो इसको पहले हम इसका एग्ज़ाम्पल ये देख लेते हैं, तब उसके बाद इसकी
एक एग्ज़ाम्पल से ही हम इस घटना को समझेंगे। जैव भूरासायनिक चक्र 2 टाइप के होते हैं, एक गैसीयस और एक अवसादी। गैस वायुमंडल में उपस्थित होती है क्योंकि ये सतह पर तो नहीं रह सकती ना। और गैसीयस चक्र में ये 3 हैं, जल चक्र, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र। वहीं अवसादी चक्र जो कि चट्टानों के रूप में होते हैं और ये फास्फोरस और सल्फर होगा। अब हम इस घटना को समझते हैं कि आखिर मतलब क्या है इसका, और इसका एग्ज़ाम्पल हम जल चक्र के माध्यम से समझेंगे। जल चक्र में जैसे मान लो ये तालाब है, इसमें जब सूरज का प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ से वाष्पोत्सर्जन होगा, मतलब वाष्प बनेगा ये जल। जब वायुमंडल में पहुँचेगा तो यहाँ बादल बनेंगे और फिर जब बारिश होगी तो वापस से ये जल पृथ्वी की सतह पर आ जाएगा। इसी तरह से कोई अगर एक पेड़ है, इसकी पत्तियों से जो वाष्पोत्सर्जन होगा वो वायुमंडल में पहुँचेगा, फिर बादल बनेंगे और बारिश के द्वारा वापस नीचे आ जाएगा। तो ये जल चक्र है, लिक्विड से फिर गैस बना और फिर लिक्विड बन गया। तो इस तरह से जैव भूरासायनिक चक्र होते हैं जिनमें पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है। वैसे एक हम अवसादी चक्र के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हम अगर सल्फ़र के माध्यम से समझना चाहें तो सल्फ़र पहले एक चट्टान के रूप में होगा, फिर ये मिट्टी में मिक्स होगा, टूट-फूट के जो भी है। फिर हम पौधे उगाएँगे तो पौधे में ये मिट्टी के माध्यम से पौधा खनिज के रूप में इसको प्राप्त करेगा। फिर इस पौधे को कोई जीव खाएगा, कोई जीव, और फिर उसके मृत होने के बाद अपघटक इसको वापस मिट्टी में मिलाएगा और फिर ये मिट्टी से फिर से चट्टान बन जाएगा। तो इस तरीके से एक ही चीज़ की जो अवस्था परिवर्तन हो रहा है ना, उसको हम बायोलॉजिकल चक्र कहते हैं। ये मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की, काफ़ी लेंथी पॉइंट है ये। और यहाँ पर सवाल मोस्टली इन एग्जाम्पल से पूछे जा सकते हैं कि जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र दिया हो और एक इधर से दे दिया हो, तो उसमें से गैसियस कौन-सा है और अवसादी कौन-सा है, इस तरह से। और ये ऊपर जो टॉपिक समझा है उनका एक फ्लो चार्ट बनाया है, याद रखने में आसानी हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नहीं, 2 बार में लेना पड़ेगा स्क्रीनशॉट इसका, एक बार में इतना, ये, और फिर अगला ये, इस तरह से। याद रखने में आसानी हो इसलिए तैयार किया हुआ है। तो और ये तीसरा पार्ट भी है इसका, जिसमें शॉर्ट में समझाया गया है सारी चीज़ें। उसके बाद हमने ये चित्र के माध्यम से जैसे खाद्य जाल को समझाने की कोशिश, मतलब खाद्य श्रृंखला को, खाद्य जाल को समझाने की कोशिश की है। उसके बाद ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूरज कैसे है, जैव भूरासायनिक चक्र को चित्र के माध्यम से समझाया है। और ये है बायोमैग्निफिकेशन की घटना, ये स्मॉल फिश को मीडियम फिश खाएगी, फिर इसको लार्ज फिश खाएगी, इसको कोई पक्षी खाएगा। तो एक स्तर से दूसरे स्तर में कैसे जहरीला पदार्थ पहुंचता है। और फिर इतनी टॉपिक पढ़ाए थे और आगे हम पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं कुछ। ये है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, 2015 में पूछा गया है और इसका सही आंसर होगा जीव समुदाय और उसके वातावरण का तंत्र, जो हमने इकोसिस्टम की डेफिनेशन शुरू में ही समझी थी। इसको सुनने की ज़रूरत है वीडियो को, शायद 1 से अधिक बार, तब समझ आएगा। इसमें एक्सप्लेन भी किया है कि जीव समुदाय और उसके चारों ओर के वातावरण के संतुलित और परस्पर क्रिया करने वाले तंत्र को इकोसिस्टम कहते हैं। उसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो सबसे पहले उत्पादक होगा, फिर उपभोक्ता और फिर अपघटक। ऑप्शन ए सही होगा। ऊर्जा हमेशा पहले पौधे द्वारा ग्रहण की जाती है, फिर उसे जीव खाते हैं मतलब उपभोक्ता, और फिर अपघटक उसको नष्ट करते हैं। उसके बाद अगला सवाल 2017 में पूछा गया है ये, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो वो सूर्य। ये इसका एक्सप्लेनेशन। एंड दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। घास के मैदान वाले पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के शीर्ष यानी सबसे उच्च स्तर पर हमेशा मांसाहारी जीव होगा, शीर्षस्थ उपभोक्ता कहेंगे इसको। इसके बाद अगला सवाल, जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को, तो मोर का पोषण स्तर क्या है। तो पहले ये घास है, फिर है
कीड़े इसको खा रहे हैं, फिर कीड़े को साँप खा रहा है और साँप को खा रहा है मोर। तो 1, 2, 3, 4 ये चौथा हो जाएगा। और चौथा मतलब खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, यही ऑप्शन होगा इसका। ये प्राथमिक तो है नहीं, अपघटक भी नहीं है। यहाँ पे लिखा भी है, पूरी श्रृंखला दी हुई है इस तरीके से। इसके बाद अगला सवाल, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसको हम प्रथम चरण उपभोक्ता कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो प्रोटीन अजैविक घटक है, मृदा भी और फास्फोरस भी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। कवक एक सजीव है, जीव है जो मृत पदार्थों को अपघटित करता है, मतलब ये अपघटक है, इसलिए जैविक घटक है, अजैविक नहीं। उसके बाद ये हमारा आखिरी क्वेश्चन, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे एक ये कोई जलीय निकाय है मान लो, और इसके हमें पॉल्यूशन स्तर की जांच करनी है, तो इसमें हम ऑक्सीजन की खपत देखेंगे। जैसे अगर इसमें वनस्पति वेजिटेशन का किसी जलीय निकाय में होना उसका पॉल्यूशन का प्रतीक माना जाता है, ना कि उसकी शुद्धता का। तो अगर उसमें ज़्यादा वनस्पति है, ज़्यादा जीवाणु वगैरह हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड होगी, क्योंकि ऑब्वियस ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे। तो जब ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड किसी में होती है तो हम उसको पॉल्यूटेड निकाय बोलेंगे। तो ये लिखा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से पानी में ऑक्सीजन की खपत की जांच की जाती है, जिससे जल प्रदूषण के स्तर का पता चलता है। तो इसमें हम सिंपल सा बोल सकते हैं, अगर बीओडी की मात्रा ज़्यादा है, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा अगर ज़्यादा है, तो मतलब वो जलीय निकाय ज़्यादा पॉल्यूटेड है, और अगर इसकी मात्रा कम है तो पॉल्यूशन का स्तर कम है। इस तरह के से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक थोड़ा टफ था, लेंथी भी था, पर मैंने इसको फिर भी शॉर्ट में कंपाइल करने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है। तो इसको 2 बार देखने की ज़रूरत है, 2 से 3 बार देखना तो समझ आएगा, और इससे 4 नंबर हाईएस्ट वेटेज है, तो इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। इसके साथ ही हम अपने अगले सेशन में इसके कुछ सवालों की प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे। प्रैक्टिस सेशन होगा अगला।